वेलकम। मैं राधाकृष्ण आईडीके कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बोर्ड पर जैसा आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है बैंकिंग, और इसके पहले की जो स्थिति थी मैंने आपको पढ़ाई हुई है, जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि किसी भी देश की अगर अर्थव्यवस्था पढ़नी है, यानी कि कैसे वहां की वित्त की व्यवस्था है, तो उसके वित्त की व्यवस्था को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि आपको आय पता होना चाहिए। जब तक आय नहीं पता होगी तब तक उस वित्त की व्यवस्था की आप जानकारी नहीं कर पाएंगे। आय पता होने के लिए बोलता है कि आय पता करने के लिए वस्तुओं का मूल्य निकालना आवश्यक है। जब तक वस्तुओं का या सेवाओं का मूल्य नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम आय कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? और बोलता है कि मूल्य निकालने के लिए जरूरी क्या है? बोलता है मांग जरूरी है जानना, मांग का नियम जानना जरूरी है, पूर्ति जानना जरूरी है, पूर्ति का नियम जानना जरूरी है। तो ध्यान देंगे, हम लोगों ने इसके पहले मांग पढ़ा है, पूर्ति पढ़ा है, फिर उसके बाद कैसे मूल्य निकलता है उसको देखा है, और उसके बाद जो आय है उसको हम लोगों ने देख लिया है। क्लियर? अब अर्थव्यवस्था हमें पढ़नी है। तो अर्थव्यवस्था में देखिए, अर्थ का मतलब होता है यहां पर धन और संपदा से है। ठीक है, ध्यान देंगे, ये जो धन संपदा है, ये धन संपदा के आवागमन की व्यवस्था कैसे चलेगी उसी को ही हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। कैसे धन आएगा और कैसे धन जाएगा, इसी की पूरी व्यवस्था को हम अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो भारत देश के अंदर कैसे ये होगा उसको जानेंगे। क्लियर? तो इसको मुख्य रूप से जो हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान देंगे, वो नाम दिया जाता है, आगे टर्म क्वाइन किया जाता है भारतीय वित्त व्यवस्था, भारत की वित्तीय व्यवस्था। तो देखिए, भारत की वित्तीय व्यवस्था को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है मौद्रिक बाजार, यानी मुद्रा में जो लेन देन हो, और एक होता है पूंजी बाजार। ध्यान से समझिएगा दोनों में अंतर क्या है। बोलता है मुद्रा बाजार जो होगा, मौद्रिक बाजार जो होगा, वो मुद्रा में लेन देन होगा मुख्य रूप से। ये जो लेन देन होगा, बोलता है कि ये अल्पकालिक या मध्यकालिक होगा, अल्पकालिक या मध्यकालिक होगा। और बोलता है पूंजी बाजार मुख्य रूप से प्रतिभूतियों का बाजार है, सिक्योरिटी का बाजार है, जो कि मध्यकालिक और दीर्घकालिक होता है। समझिए बात हमारी। जब आप काल देखेंगे, ध्यान दें, यहां पर अगर आपको बांटना हो कि अल्पकालिक मतलब शॉर्ट टर्म, फिर उसके बाद मध्यकालिक यानी मिड टर्म, उसके बाद फिर बोलता है दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म। अगर लेन देन की बात करें तो बोलता है अल्पकालिक मतलब 15 माह से कम, लेस देन 15 मंथ। मध्यकालिक बोलता है 15 महीने से ज्यादा और 5 वर्ष से कम को मध्यकालिक कहेंगे। और उसके बाद बोलता है दीर्घकालिक, बोलता है कि 5 वर्ष से ज्यादा होगा तो उसे हम कहेंगे दीर्घकालिक। तो जब लोन, ध्यान देंगे, जब लोन अल्प और मध्यकालिक के बीच हो, मतलब ध्यान देंगे 15 महीना का हो या 5 वर्ष तक के आसपास का लेन देन हो रहा है, तो बोलता है
कि ये लेन देन मौद्रिक बाजार में आएगा और मुख्य रूप से मुद्रा में मुद्रा में लेन देन होता है। मुख्य रूप से प्रतिभूति में भी लेन देन होता है, लेकिन मुख्य रूप से मुद्रा में लेन देन होता है। प्रतिभूति क्या होता है अभी बताएंगे। बोलता है पूंजी बाजार। पूंजी बाजार ध्यान दीजिएगा मुख्य रूप से बोलता है कि प्रतिभूतियों का लेन देन है। मुख्य रूप से प्रतिभूतियों का लेन देन है जो मध्य और दीर्घकालिक में चलता है, यानी मध्यकालिक और दीर्घकालिक, यानी कि 5 साल से ज्यादा का ज्यादा होता है, यानी 5 साल और उससे ऊपर के ज्यादा लेन देन होते हैं। ये सारे के सारे लेन देन प्रतिभूतियों में होते हैं। ठीक है, प्रतिभूति का मतलब होता है सिक्योरिटी पेपर, अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक, सिक्योरिटी पेपर का मतलब ऐसे है कि आपसे मैं कुछ लूं, बदले में मैं लिख के स्टाम्प पे या किसी वैध पेपर पर मैं लिख करके आपको दे दूं, तो वो क्या है, सिक्योरिटी पेपर है। क्लियर। तो बोलता है कि मध्यकालिक, अल्पकालिक या दीर्घकालिक जो 3 लेन देन है, बोलता है ध्यान दीजिएगा मध्य और अल्प मौद्रिक है, लेकिन अल्प और मध्य और दीर्घ पूंजी है। पूंजी में मुख्य रूप से प्रतिभूति में होता है, प्रतिभूति में व्यापार होता है। मौद्रिक बाजार में मुख्य रूप से मुद्रा में व्यापार होता है। अब ध्यान देंगे मुद्रा बाजार को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक बोलता है असंगठित क्षेत्र, दूसरा बोलता है संगठित क्षेत्र, तीसरा बोलता है प्रतिभूति क्षेत्र, प्रतिभूति बाजार। असंगठित मतलब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से तात्पर्य क्या है, ध्यान देंगे सेठ साहूकार मनमानी ढंग से लेन देन किया करते थे, वो असंगठित क्षेत्र हो गया। संगठित क्षेत्र क्या है, ध्यान देंगे, बोलता है संगठित क्षेत्र में लेन देन एक तरीके से होने लगा, संगठन के द्वारा होने लगा। ठीक है, तो ये जो लेन देन संगठन के द्वारा हो रहा है उसे बैंक कहते हैं, और ये जो बैंक के अंदर सारी क्रियाएं चल रही होती हैं उसे हम लोग बैंकिंग कहते हैं। क्लियर। अब आगे देखिए, ध्यान देंगे मेरी बात। प्रतिभूति बाजार इसमें भी है, इसमें भी है। यहां का प्रतिभूति मध्यकालिक होता है और यहां का प्रतिभूति मध्यकालिक और दीर्घकालिक दोनों हो सकता है। ध्यान देंगे, आपको अगर इतना नहीं समझ में आया तो सीधी सी बात समझिए, मौद्रिक बाजार जो है वो बैंकिंग सेक्टर है और पूंजी बाजार जो है वो शेयर मार्केट है। समझ पा रहे हैं बात आप? तो हमें पूरा बैंकिंग पढ़ना होगा और पूरा शेयर मार्केट पढ़ना होगा। समझ पा रहे हैं? यह हमें अपने भारतीय वित्त व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं कि बैंक हमारे देश में है, समझिएगा बात, ये आम जनता है, आम इंसान है, हम हैं, आप लोग हैं, है ना। अब इसमें जो फिगर आपको सबसे अच्छा लगे वो अपने आप को मान लेना कि वो आप हो। क्लियर है ना। ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि ये लेन देन जो करेगा वो लेन देन करेगा कॉमर्शियल बैंक, यानी वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। क्लियर है। लेन देन किससे करेगा? वाणिज्यिक बैंक से। मतलब ये इसमें पैसा जमा भी कर सकता है और इससे पैसा ले भी सकता है। ये जिसमें करेगा आम जनता वो क्या कहलाएगी? वाणिज्यिक बैंक कहलाएगी, कॉमर्शियल बैंक कहलाएगी। क्लियर। ये कॉमर्शियल बैंक है, ध्यान दीजिएगा, ये कॉमर्शियल बैंक है जिससे लेन देन करेंगे। क्लियर है। जिससे लेन देन करेंगे वो कहलाएगी केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई की बात कर रहे हैं। ठीक, ध्यान देंगे, जैसे इंडिया में आरबीआई है वैसे अन्य देशों में भी केंद्रीय बैंक होगी। जैसे भारत की जनता के लिए कॉमर्शियल बैंक है, वैसे ही अन्य देशों में, पाकिस्तान में भी बैंकें होंगी, अमेरिका में भी बैंकें होंगी, हर जगह बैंकें होंगी। अब ध्यान दीजिएगा, इन बैंकों की बैंक, ये जो कॉमर्शियल बैंक है, इन बैंकों की बैंक कौन है? केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई।
अब दुनिया की जितनी केंद्रीय बैंक है, इंडिया में आरबीआई है, पाकिस्तान में ऐसे कुछ होगा, बांग्लादेश में होगा, हर देश में ऐसे उसका एक केंद्रीय बैंक होगा। तो उन सारे केंद्रीय बैंकों का जो एक बैंक होगा वो कौन होगा? विश्व बैंक नहीं, न वर्ल्ड बैंक, ना आईएमएफ, उसका नाम है BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान देंगे इन जगहों पर क्या होता है, क्या हो रहा है, जो इसके अंदर चल रहा होता है उसे हम बैंकिंग कहते हैं। अब इस बैंकिंग को पढ़ने के लिए ध्यान दीजिएगा, आवश्यक यह है कि आपको कुछ टर्म आने चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको महत्वपूर्ण शब्दावलियां पता नहीं है तो ध्यान देंगे कभी भी आपको जो है ये बैंकिंग कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ध्यान देंगे आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग ये देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे। ध्यान दीजिएगा आज का जो टारगेट है मुख्य रूप से आप देखिए, हमें यह जानना है कि बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। ध्यान दीजिएगा बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। आज पहले ये तीनों समझते हैं। क्लियर? तो आइए देखते हैं, इन तीनों के बारे में समझेंगे और इन तीनों के बढ़ने से और इन तीनों के घटने से क्या प्रभाव पड़ता है बाजार में उसको जानेंगे। क्या होता है बढ़ने पर, क्या होता है घटने पर, फिर बढ़ाता कौन है, घटाता कौन है, इसको भी हम लोग जानेंगे। क्लियर है? तो आइए समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट समझेंगे और समय मिलेगा तो और आगे भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये केंद्रीय बैंक हमारे देश की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्लियर? और वाणिज्यिक बैंक की बात करेंगे, कॉमर्शियल बैंक की बात करेंगे तो जो बैंकें आप देखते हो जिसमें खाता खुलवाते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, बड़ौदा बैंक, है ना, ग्रामीण बैंक, जो भी आप समझ लो, जो देख रहे हो वो सब बैंकें क्या है? वाणिज्यिक बैंकें हैं। तो मान लेते हैं हम एक कोई ले लेते हैं। ठीक, कोई भी एक ले लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मान लेते हैं, है ना। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अगर आप नहीं समझेंगे, अगर यहां पर ध्यान नहीं देंगे, मैं बता रहा हूं किताब पढ़ पढ़ के थक जाएंगे, पूरा आपको कभी क्लियर नहीं होगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक वाणिज्यिक बैंक है, ऐसे ढेर सारी वाणिज्यिक बैंकें होंगी। मान लेते हैं ढेर सारी वाणिज्यिक बैंकें हैं। क्लियर है? ढेर सारी बैंकें हैं। अब ध्यान दीजिए, पैसे की आवश्यकता इसको भी पड़ सकती है, पैसे की आवश्यकता इसको भी पड़ सकती है। और ध्यान दीजिए, पैसे की आवश्यकता ये हम लोग हैं, है ना। अब कौन वाला हो इसमें से आप उसको देख लो। ठीक, पैसे की आवश्यकता हम लोगों को भी हो सकती है। क्लियर? ध्यान देंगे मेरी बात, जब पैसा आरबीआई को चाहिए, समझिएगा बात पूरी, जब पैसा आरबीआई को चाहिए तो आरबीआई एक सिक्योरिटी पेपर जारी करेगी। आरबीआई, ध्यान दीजिए मेरी बात,
कि आप पैसा तभी पाओगे जब कुछ जमा करोगे, हैं? ध्यान दीजिएगा, आरबीआई सिक्योरिटी पेपर, मतलब आरबीआई एक पेपर जारी करेगा। अगर आरबीआई को पैसा चाहिए तो आरबीआई एक पेपर जारी करेगा, क्लियर? और इस पेपर को हम प्रतिभूति पत्र कहेंगे, हिंदी में, अंग्रेजी में सिक्योरिटी पेपर कहेंगे, ठीक? ये जो प्रतिभूति पत्र होगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, कि ये जो प्रतिभूति पत्र होगा इस पर लिखा होगा कुछ ऐसा कि अगर हमें 100 रुपया देते हो, आरबीआई वादा करेगा कि अगर हमें 100 दोगे, अगर हमें 100 रुपया दोगे तो हम बदले में तुमको 110 रुपया वापस करेंगे फलाना समय बाद, 1 साल बाद। अगर हमें 100 दोगे, ये मेरा पेपर है, 100 रुपया में अगर ले रहे हो तुम, तो हम तुमको बदले में कितना देंगे? 110 रुपए देंगे, क्लियर है? तो 100 पर कितना दे रहा है? 10% दे रहा है। समझ में आ रही बात? ये 10% बताओ, ध्यान दो, मैंने 3 चीज बताया है आपको, 3 चीज पढ़ना है। कौन कौन सी चीज? बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। इन देखिए, रेट मतलब दर, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। ये जो 10% है, यानी आरबीआई ने जो प्रतिभूति अपना बेचा, उसको वापस जितने पर खरीदने का वादा कर रही है, या यूं कहें, ध्यान दीजिए, ऐसे समझिए कि आरबीआई अपने प्रतिभूतियों पर जितना प्रतिशत ब्याज देने की बात करे, उसे हम क्या कहेंगे? रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। क्या कहेंगे? रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये 10% जो होगा, ये रिवर्स रेपो रेट कहलाएगा। समझ आ गई बात? चले आगे, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे बोलता है कि अगर, ध्यान समझिए बात, बोलता है अगर मान लो एसबीआई या यू कॉमर्शियल बैंक, अगर मान लो एसबीआई ने खरीद लिया था, अब मान लो एसबीआई को पैसा चाहिए, मान लो इसके पास पैसे की कमी हो गई एसबीआई के पास, तो अब एसबीआई के सामने क्या ऑप्शन है? बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, अगर एसबीआई को पैसा चाहिए तो एसबीआई के पास 2 रास्ता है। पहला रास्ता तो यह है कि ये बोले ये जो प्रतिभूति है इसको इसे लौटा दे। समझ पा रहे बात आप? ये जो प्रतिभूति है, इस प्रतिभूति को, भाई इसने प्रतिभूति इसको दिया था, इसको पैसा चाहिए, ये प्रतिभूति इसको लौटा दे। तो एक तरीका तो यह हो गया, एक तरीका और हो सकता है। क्या? दूसरा तरीका यह हो सकता है कि ये इसके पास जाए और सामान्य तरीके से लोन मांगे, बोले कि ऐसा है, मुझे पैसा दे दो, हम बदले में तुमको कुछ देंगे। ठीक बात समझ में आ रहा है? तो देखिए, एक तरीका तो यह है कि ये लोन ले, या एक तरीका यह है कि ये प्रतिभूति को वापस कर दे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, फिर से आइए समझिए पूरी बात। जब आरबीआई को पैसा चाहिए था तो आरबीआई के पास एक केवल रास्ता है, वो लोन नहीं ले सकता है कॉमर्शियल बैंकों से। जैसे ये कॉमर्शियल बैंक क्या आपसे लोन ले सकती है? लोन नहीं ले सकती कॉमर्शियल बैंक आपसे। क्लियर? आप
अपना पैसा वहां जमा कर सकते हो, अलग बात है, लेकिन बैंक आपसे लोन लेने नहीं आएगी। तो वैसे ही आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से लोन नहीं ले सकती। तो आरबीआई के पास क्या ऑप्शन बचता है? आरबीआई को पैसा अगर चाहिए तो आरबीआई अपना प्रतिभूति एक जारी करेगी, क्लियर, और उस प्रतिभूति को जो खरीदेगा उसको बदले में कुछ बढ़ा करके वापस करने का वादा करेगी। तो जितना बढ़ा करके देने का वादा करेगी वो कहलाएगा रिवर्स रेपो रेट, क्लियर। अब आगे देखिए, ध्यान दीजिए, पैसा आ गया है, ये देखिए इसके थ्रू इसके पास पैसा आ गया है। इसके पास पैसे की कमी अगर हो गई तो इसके पास दो रास्ता है। पहला रास्ता यह है कि ये इस प्रतिभूति को वापस कर दे। अब देखिए यहां बिजनेस हो रहा है, कोई मामा का और मौसी का घर तो है नहीं, यहां पर व्यापार हो रहा है। और व्यापार में लोग एक दूसरे के मजबूरी का फायदा उठाते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप कोई भी चीज खरीदने जाओगे सब महंगा मिलेगा, क्योंकि हर कोई जानता है कि आप मजबूर हैं। यहां भी वैसा ही है। अब अगर एसबीआई को पैसा चाहिए तो आरबीआई जानता है कि अब एसबीआई मजबूर है। एसबीआई को पैसा चाहिए, एसबीआई मजबूर है, तो एसबीआई क्या करेगी? एसबीआई बोलेगी, एसबीआई मजबूर है तो केंद्रीय बैंक आरबीआई क्या बोलेगी कि ठीक है, तुम जो लेके आ रहे हो प्रतिभूति, अगर 110 रुपए की प्रतिभूति मेरे पास लाओगे तो हम पूरा 110 वापस नहीं लौटाएंगे। मैच्योरिटी पीरियड के पहले अगर इसने 1 साल का वादा किया है तो 1 साल बाद तो लौटाएगा पूरा, लेकिन उसके पहले अगर इसको आवश्यकता पड़ गई तो ये उस पेपर को लेके आएगा आरबीआई के पास, और आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई बोलेगी कि मैं पूरा 110 आपको वापस नहीं लौटाऊंगी। इस 110 पर कुछ कटौती हम करेंगे, क्लियर। पता लगा, बोला कि 110 पर हम 11 रुपया काट लेंगे और लौटाएंगे आपको केवल, ये जब प्रतिभूति आप लेके हमें लाके दोगे तो हम जो है हम जब लौटाएंगे पैसा तो केवल 99 रुपए लौटाएंगे, 11 रुपया काट लेंगे। तो ये जो 11 रुपया काट लिया 110 में से, 11 वाले 10% हुआ कि नहीं? तो जो कटौती कर लिया वो कटौती क्या कहलाया? वह कटौती कहलाया रेपो रेट। नहीं समझ आ रही बात? कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है। अभी मैं तीनों एक साथ बता रहा हूं, फिर तीनों को इंडिविजुअल बताऊंगा, एकदम घबराने की बात नहीं है। ऐसे समझिए, मेरी मोटरसाइकिल थी, देखिए रीपरचेज का मतलब, रेपो का मतलब क्या होता है? रेपो, देखिए रेपो का मतलब है, री मतलब होता है RE से री, P से होता है परचेज, O से होता है ऑप्शन। रीपरचेज ऑप्शन, पुनः खरीदी विकल्प, पुनः खरीदी विकल्प। ध्यान दीजिए मेरी बात, मैं कोई भी चीज पुनः तभी खरीद सकता हूं जब मैंने अपनी वो चीज कभी पहले बेच दी हो। नहीं समझे बात? मान लो मेरे पास एक गाड़ी है और वो गाड़ी आपको पसंद आ रही है, आप बोल रहे हो कि सर हमें दे दो, आप बदले में पैसा भी हमें दे रहे हो, ठीक। मान लो मेरी गाड़ी आपने 5 लाख रुपए में ले लिया, बात समझ में आ रहा है? आपने 5 लाख रुपए में मेरी गाड़ी ले लिया। अब ध्यान दें, अब मुझे अगर जो है, ध्यान दीजिएगा कि वो फिर से लेना हो, आप गाड़ी लेकर के गए 5 लाख रुपए में, आप गाड़ी को चलाए, आप चलाने के बाद आपको यह लगा कि अरे जो हम सोचे थे वो चीज तो ये है ही नहीं,
इसमें वो मजा नहीं है जो मैं चाह रहा था। अब आप उस गाड़ी को लेकर वापस मेरे पास आ गए। आप बोल रहे होगे ऐसा है कि आप अपनी गाड़ी ले लो, आप अपनी गाड़ी पुनः खरीद लो, रीपरचेस कर लो। किससे? हमसे, मतलब आपसे मैं खरीद लूं। बात समझ में आ रहा है? तो अब मैं क्या बोलूंगा? देखिए, अगर स्टूडेंट टीचर का रिलेशन है तब तो मैं बोलूंगा कि ठीक है ले जाओ, पैसा वापस कर दो, ले जाओ। है कोई आपका सगा संबंधी है तो बोलेगा ठीक है ले जाओ। लेकिन जब बिजनेस की बात आएगी तो वो बोलेगा देखो गाड़ी हम ले रहे हैं लेकिन 5 लाख पूरा नहीं लौटाएंगे, जो लेके गए थे पूरा नहीं लौटाएंगे, 10% काट लेंगे। तो वो जो 10% डिडक्ट कर ले रहा है, काट ले रहा है, वही क्या है? रिवर्स रेपो है। बिल्कुल मत घबराना, अभी अलग अलग बताएंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, है ना। तो रिवर्स समझ में आया, रेपो समझ में आया, क्लियर? तो फिर से एक बात दोहराते हुए, आरबीआई को पैसा चाहिए तो आरबीआई प्रतिभूति जारी करेगी, प्रतिभूति पर जितना बदले में देने का वादा करेगी, जितना प्रतिशत, उसे रिवर्स रेपो कहेंगे। और इसको ये वापस ला करके अगर पहले ही, समय के पहले ही इसको बेचता है और ये खरीदता है उसे, तो जब खरीदेगा ये आरबीआई खरीदेगी उसे, तो उसमें कुछ कटौती कर देगी, बोलेगी पूरा पूरा नहीं देंगे, कुछ कटौती करेगी। वही कटौती क्या कहलाता है? रेपो रेट कहलाता है, रीपरचेज ऑप्शन रेट कहलाता है। चले आगे। आगे एक और चीज है बैंक रेट। इसके पास 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कि ये इसको वापस कर दे, दूसरा ऑप्शन था कि ये सीधा जाके इससे लोन मांगे। एसबीआई सीधा लोन किससे मांगे? आरबीआई से, केंद्रीय बैंक से। तो आरबीआई बोलेगी ठीक है, मैं तुम्हें 100 रुपए जो है दे रही हूं। आरबीआई बोलेगी मैं 100 रुपए दे रही हूं, बदले में मुझे 109 चाहिए। तो जो 9% ये हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? बैंक रेट कहेंगे। समझ आ रहा है बात? बोलिए, क्लियर हुआ पॉइंट? अब इसको अलग अलग समझेंगे, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक। ये ऐसा चैप्टर ही है, ऐसा टॉपिक ही है कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगा बीच में तो फिर ये पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा। तो समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इन तीनों को अलग अलग समझो। और तीनों को जब आप अलग अलग समझेंगे तब आप व्यापार की स्थिति को देख पाएंगे। ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये आरबीआई है, सो कॉल्ड सेंट्रल बैंक, क्लियर। और ये एसबीआई है, सो कॉल्ड कॉमर्शियल बैंक, क्लियर। और ये आम आदमी, हम लोग, है ना। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। बैंक रेट क्या है? एकदम सामान्य चीज बैंक रेट है। बैंक रेट क्या है? बोलता है एसबीआई को जब लोन चाहिए, एसबीआई को पैसे की जरूरत होगी तो एसबीआई आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई बोलेगा कि ठीक है, देखो हम तुम्हें 100 रुपया देंगे, बदले में हमें 110 रुपया या 109 रुपया चाहिए, 109 रुपया चाहिए। बात समझ में आ रहा है? हम तुम्हें 100 रुपया देंगे और बदले में हमें 109 रुपया चाहिए। तो ये जो 9% यहां पर निकल के, ये जो 9% एक्स्ट्रा इसे देना है, यही 9% क्या कहलाएगा? बैंक रेट कहलाएगा। समझ में आ गई बात?
अब एक बात देखिए, ध्यान देंगे मेरी बात। अगर बैंक रेट 9% है तो इसे 109 देना पड़ रहा है। अगर बैंक रेट 10% हो जाए, 9% की बजाय 10% हो जाए, तो एसबीआई को 110 रुपया वापस देना पड़ेगा 100 के बदले। और अगर बैंक रेट 15% हो जाए तो एसबीआई को 115 रुपया लौटाना पड़ेगा। कितने के बदले? 100 के बदले। समझ पा रहे हैं बात आप हमारी? क्लियर हो रहा है? ध्यान दीजिएगा। अब ये आगे जब लोन बांटेगा, आगे जब लोन बांटेगा तो कैसे बांटेगा? कैसे बांटेगा देखिए ना। अगर 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 एसबीआई ने बैंक रेट अगर आरबीआई ने बैंक रेट 9% रखा हुआ है तो एसबीआई क्या करेगा? 1% कमाई करेगा। मान लेते हैं 1% कमाई कर रहा है एसबीआई। अब एसबीआई इस आदमी को बोलेगा 100 रुपया तुम ले जाओ, लेकिन बदले में हम तुमसे कितना लेंगे? 110 लेंगे। यह कब होगा? यह तब होगा जब बैंक रेट 9% है। यह बैंक रेट जब 9% है, ध्यान दीजिएगा, ये यहां बैंक रेट लिखा हुआ है। बैंक रेट जब 9% होगा तो ध्यान देंगे एसबीआई को कमाना भी तो है थोड़ा, तो 100 रुपया जो है इसको देगी, बदले में 110 लेगी, क्योंकि उसे 109 में मिला ही था, तो 1 रुपया मुनाफे में 100 रुपया ये देगी आम आदमी को। क्लियर? लेकिन अगर बैंक रेट 10% हो जाए तब क्या होगा? तब यही एसबीआई आम आदमी को 100 रुपया देगी, बोलेगी बदले में हमें 111 वापस चाहिए, यानी महंगा पैसा लोगों को देगी। फिर समझ पा रहे बात आप? अगर यही बैंक रेट 15% हो जाए तो एसबीआई इसे 100 रुपया देगी, तो बोलेगी बदले में हमें 116 चाहिए, क्योंकि उसे मुनाफा भी तो चाहिए थोड़ा बहुत, तो 116 बदले में लेगी आम आदमी से। लेकिन अगर बैंक रेट 9% की बजाय घट करके 5% हो जाए तो क्या होगा? तो ये एसबीआई जब इसको 100 रुपया देगी तो बदले में आम जनता से बोलेगी कि हमें 106 केवल दो। समझ पा रहे हैं? बोलिए। इसे हम लोग जो है ऋण दर, बैंक ब्याज दर कहते हैं। समझ पा रहे हैं? अभी वहां नहीं जाना है, अभी केवल इतना समझिए कि जब बैंक रेट बढ़ेगा, बैंक रेट जब इंक्रीज होगा, तब जनता को महंगा पैसा मिलेगा, और जब बैंक रेट सस्ता हो, बैंक रेट कम होगा तो जनता को सस्ता पैसा मिलेगा, यानी कम दर पे मिलेगा। तो बोलते हैं जब बैंक रेट बढ़ जाए तो उसे कहते हैं डियर मनी पॉलिसी, महंगी मुद्रा नीति, और जब बैंक रेट घट जाए तो उसे कहते हैं चीप मनी पॉलिसी, यानी कि सस्ती मुद्रा नीति। समझ पा रहे हैं बात आप? बोलो जी। इम्तिहान में आपके कैसे क्या पूछेगा, आइए उस पर ध्यान देते हैं। आइए उस पर ध्यान देते हैं। इम्तिहान में क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, अभी उस पर लास्ट में ध्यान देंगे। ठीक है, पहले तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। यह हो गया आपका बैंक रेट। क्लियर? अब बात करेंगे रेपो रेट की
किताबों में बोलता है या कहीं आप जनरली पढ़ोगे बस इतना ही बोलता है, बैंक रेट अल्पकालिक होगा, रेपो रेट दीर्घकालिक होगा। जबकि ये एक गुण है केवल, बैंक रेट और रेपो रेट में अंतर बहुत है। देखिए रेपो रेट क्या है, ध्यान देंगे यहां पर अगली चीज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है रेपो रेट। ठीक, रेपो रेट में भी कुछ ऐसा ही खेल होगा। देखिए ये आपकी सो कॉल्ड सेंट्रल बैंक आरबीआई है, क्लियर, और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मान लेते हैं। ये एक कॉमर्शियल बैंक है। कोई भी बैंक आप ले लो, स्टेट बैंक या पीएनबी ले लो, जो आपकी फेवरेट बैंक हो, जिसमें आपका खाता हो, जिसमें 15 लाख रुपया आने वाला हो, वो ले लो आप, क्लियर। तो ध्यान दीजिए ये आरबीआई सेंट्रल बैंक है, ये एसबीआई वाणिज्यिक बैंक है। इसके पास एक पेपर है पहले से, इस पेपर को हम लोग कहेंगे सिक्योरिटी पेपर। ठीक, बोलता है कि जब आरबीआई इस सिक्योरिटी पेपर को इसके पास ले आएगी, आरबीआई के पास, तो आरबीआई मान लो, इधर देखो, मान लो ये सिक्योरिटी पेपर 100 रुपए का है, मान लेते हैं, है ना। आरबीआई बोलेगी कि हम 100 पूरा वापस नहीं करेंगे, हम वापस करेंगे कितना, केवल 90 रुपया वापस करेंगे। कितना वापस करेंगे, केवल 90 रुपया वापस करेंगे। अब देखिए जब ये 10 रुपया जो काट ले रहा है, जो 10 की कटौती हुई, ये जो 10 रुपया कट कर लिया, यही 10 जो है ये रीपरचेज ऑप्शन रेपो रेट है। समझ पा रहे हैं बात आप? ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, यह आम आदमी है, ठीक, आम आदमी है। ध्यान देंगे, इसके पास एक सामान था, इस सामान को जब ये ले गया यहां पर, तो देखिए ये यहां पर आरआर लिख रहे हैं, रिवर्स रेपो रेट, मतलब सॉरी रेपो रेट लिख रहे हैं यहां पर। देखिए समझ जाइए, यहां रेपो रेट लिखेंगे, जगह नहीं है, समझाना है इतने में ही। अभी एक और कॉन्सेप्ट है, ध्यान देंगे, ये आरबीआई, पूरी बात समझिएगा, कि अगर 10% की कटौती कर रहा है तो क्या खेल होगा। देखिए ये इसको महंगा पैसा देगा, तुलना में अगर ये 9% काटे तो। नहीं समझे बात? ध्यान दीजिए, ये 100 रुपया का था, ये 100 रुपया ला करके, 100 रुपया का सामान इसको ला के दिया, इसने इसको 90 रुपया वापस किया। कब? तब जब रेपो रेट 10% था। क्लियर है? अगर यही रेपो रेट 10% की बजाय 5% हो जाए तो इसको 90 की बजाय कितना मिलेगा? 95 मिलेगा। समझे? और अगर यही रेपो रेट 10 की बजाय 20% हो जाए, तीनों चीज देखिएगा, एक 10% है, एक 5% है और एक 20% है, या 15% कर लो। अगर रेपो रेट 10% है तो 100 रुपया वाला सामान जब इसको दिया जाएगा तो ये 10 रुपया काट के 90 वापस करेगा। लेकिन अगर रेपो रेट बढ़ जाए, 10 की बजाय 15% हो जाए,
तो ये 100 रुपया का चीज पर 15 रुपया काट करके 85 रुपया लौटाएगा, यानी इसके पास कम पैसा आएगा। कब कम आएगा? जब रेपो रेट बढ़ेगा तो इसके पास पैसा कम आएगा। किसके पास? आरबीआई के पास पैसा कम आएगा। और जब एसबीआई के पास पैसा कम आएगा, और अगर ये 10% की बजाय 5% हो जाए तो यह एसबीआई जैसे ही 100 रुपए का लेकर के पेपर यहां आएगी और आरबीआई उसी समय क्या करेगी? 5% केवल काट करके इसको लौटा देगी, यानी 95 रुपए लौटाएगी। तो आप समझिए, सेम सामान को अगर ये बेचने पर, मतलब सेम सामान को वापस यहां ला करके बेचने पर ज्यादा पैसा इसको मिलेगा तो लोगों को ये ज्यादा पैसा देगा, आम जनता को ज्यादा पैसा देगा, सस्ते में देगा। लेकिन जब इसे कम पैसा मिलेगा, किसको? एसबीआई को पैसा कम मिलेगा, तो लोगों को पैसा वो नहीं देगी या कम देगी या महंगा देगी। समझ पा रहे हैं बात आप? बोलिए। तो जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ेगा वैसे वैसे एसबीआई के पास पैसा कम हो जाएगा, और एसबीआई के पास पैसा कम होगा तो जनता को पैसा वो महंगे में देगी। समझ पा रहे हैं? बोलिए। चले आगे। ये हो गया आपका रेपो रेट। अब बात करेंगे अगला और अंतिम कॉन्सेप्ट आज का, रिवर्स रेपो रेट की बात करेंगे। रिवर्स रेपो की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। जब बात करेंगे रिवर्स रेपो रेट की तो फिर आते हैं, ये आपकी आरबीआई है, सो कॉल्ड कॉमर्शियल बैंक, और ये आपकी एसबीआई है, वाणिज्यिक बैंक है। ठीक, इसको पैसा चाहिए। अब बैंक रेट में और रेपो रेट में पैसा वाणिज्यिक बैंक को चाहिए था, एसबीआई को, लेकिन रिवर्स रेपो में क्या होता है? पैसा किसको चाहिए होगा? आरबीआई को। क्लियर है? आरबीआई को पैसा चाहिए होगा तो क्या होगा? आरबीआई पैसा लेने के लिए एक पेपर जारी करेगी। क्लियर है? जो पेपर जारी करेगी उस पेपर को सिक्योरिटी पेपर कहा जाएगा, प्रतिभूति पत्र कहा जाएगा। यह बोलेगी कि 100 के बदले जितना देने का वादा करे, 100 के बदले जो भी देने का वादा करे, 100 के बदले अगर, ध्यान दीजिएगा, ये आरबीआई बोल रही है कि अगर हमें 100 दोगे तो हम बदले में 110 देंगे। क्लियर है? ध्यान देंगे तो यहां पर 10% रिवर्स रेपो रेट कहलाएगा। और अगर कहे कि 100 दोगे तो बदले में हम 120 देंगे तो रिवर्स रेपो रेट क्या कहलाएगा? 20% कहलाएगा। समझ पा रहे हैं बात आप? तो जैसे जैसे ये दाम अपना बढ़ाएगी अपने पेपर का, मतलब कि जैसे जैसे ये ज्यादा देने का वादा करेगी, उसी को हम कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। यहां पर रिवर्स रेपो रेट 10%। क्लियर है? अगर इतनी बात समझ गए हैं तो एक चीज और समझिए, इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक चीज और आपको जानना पड़ेगा। और ध्यान दें, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करते हो तो आज की पढ़ाई का पूरा मकसद ही बेकार हो जाएगा। आप जितना पढ़े हो एक भी चीज रिटेन नहीं कर पाओगे जब तक आप ये क्वेश्चंस नहीं करोगे। क्लियर? तो ध्यान देंगे, इस क्वेश्चंस को करने के लिए दो बातें आपको जाननी आवश्यक है। पहली चीज,
कि जब बाजार में पैसा होता है तो महंगाई बढ़ती है। अगर आप हैं, मान लीजिए आपके पॉकेट में एकदम पर्स फुल हो, है पैसा एकदम पूरा 2-2 हजार रुपए का नोट एकदम भरा पड़ा हो पॉकेट में, अपनी तब की स्थिति पे और जब पॉकेट में बड़ी मुश्किल से 10 रुपए हो तब की स्थिति में आप सोचिए। अगर आपके पॉकेट में 10 रुपए है ना बेटा, ध्यान देंगे मेरी बात, अगर पॉकेट में 10 रुपए है और आपको चाय पीने की तलब लगी, अगर चाय पीना हुआ अगर, तो आप रोड साइड में कहीं पर चाय की गुमटी खोजोगे और उसमें 5 रुपए का चाय पी के चले जाओगे। लेकिन अगर 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 बटुआ भारी है, अगर पैसा है, तब फिर आपको गिमटी जो है चाय की वो आपके स्तर की आपको नहीं लगेगी। फिर वही चाय पीने के लिए आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे और उसी चाय के लिए, उतनी ही चाय की मात्रा के लिए 5 के बदले आप 50 दोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है। और अगर और पैसा आ गया तब फिर सीधा 5 स्टार होटल में जाओगे चाय पीने, तब आपको सामान्य रेस्टोरेंट भी जो है आपको सही नहीं लगेगा। उसी 5 रुपए की चाय के बदले आप 500 रुपया दे के आओगे। प्रोडक्ट सेम, महंगा हो गया। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा आ गया। पैसा नहीं आता तो वो चीजें सस्ती होती हैं। ये मार्केट का रूल है, इसको हमेशा याद रखना कि बाजार में पैसा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, बाजार में पैसा नहीं होगा तो महंगाई घटेगी। समझ पा रहे हैं बात आप? और अगर बाजार में पैसा ज्यादा है, नगद पैसा अगर ज्यादा है, तो कहते हैं कि लिक्विडिटी यानी तरलता ज्यादा है। तरलता क्या होता है? समय नहीं है आज, अगली क्लासों में मैं बताऊंगा आपको तरलता क्या होता है। आज बस इतना समझिए कि अगर नगद ज्यादा है बाजार में तो तरलता ज्यादा मानी जाएगी, और अगर बाजार में पैसा ज्यादा है तो महंगाई ज्यादा होगी। बाजार में पैसा कम तो महंगाई कम। और एक चीज, अगर बाजार में पैसा ज्यादा तो रोजगार में वृद्धि होगी, रोजगार में बढ़ोतरी होगी, कमी नहीं होगी। क्योंकि बाजार में पैसा आएगा, अगर मान लो आप बाजार में ही हो, आपके पास पैसा ज्यादा आ गया, तो फिर क्या करोगे आप? उससे आप कमाई करोगे या कोई सेटअप लगाओगे, कुछ बिजनेस करोगे तो रोजगार बढ़ेगा। समझ पा रहे बात आप? तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात कि ऋणी का क्या होगा, कब? तब जब बैंक रेट बढ़ेगा। जब बैंक रेट बढ़ेगा तो ऋणी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? ध्यान देंगे मेरी बात। जब बैंक रेट बढ़ेगा तो देखिए ना, यह बैंक रेट है, बैंक रेट बढ़ रहा है तो ऋणी को महंगा मिल रहा है, और बैंक रेट घट रहा है तो ऋणी को सस्ते में पैसा मिल रहा है। देखिए, अगर 10% है, 9% है बैंक रेट, तो एसबीआई 100 रुपया दे करके बोल रही है कि 110 रुपया हमें वापस करो, तो इस आदमी को 110 रुपया वापस करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही बढ़ जाए, 100 देने के बाद, 100 लेने के बाद 116 वापस देना हो, तो इसका नुकसान होगा कि नहीं होगा? बोलिए। तो समझिए, जब बैंक रेट बढ़ेगा तो जो ऋणी है, जो लोन लेने वाला है, उसका नुकसान होगा, और जब बैंक रेट घटेगा तो लोन लेने वाले का फायदा होगा, उसे सस्ता लोन मिलेगा। समझ पा रहे हैं बात? बैंक रेट जब बढ़ेगा तो महंगाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
महंगाई पर। ध्यान देंगे, मैं एक आम आदमी हूं, मुझे अगर कोई बोले कि लो 100 रुपया ले लो, आपको 1 साल बाद 102 रुपए चुकाना है। क्लियर? ये कंडीशन 1 है। और कंडीशन 2 ये है कि दूसरा बोले कि 100 रुपया ले लो लेकिन 1 साल बाद 120 चुकाना है। तो जब 120 चुकाना होगा तो मैं नहीं लेने जाऊंगा, क्योंकि मुझे महंगा पड़ेगा, वो मैं नहीं लेने जाऊंगा। समझ पा रहा? लेकिन जब मुझे 100 के बदले केवल 2 रुपए चुकाना होगा साल भर में, तो मैं दौड़ करके जाऊंगा ढेर सारा पैसा लेने के लिए। यानी कि जब बैंक रेट घटेगा तो मैं बैंक से ज्यादा पैसा लूंगा, ज्यादा पैसा डिमांड करूंगा, यानी बाजार में पैसा ज्यादा हो जाएगा। और जब बाजार में पैसा ज्यादा होगा तो महंगाई बढ़ेगी। अभी मैंने बताया था आपको, बाजार में पैसा ज्यादा, महंगाई बढ़ जाएगी। बाजार में पैसा कम, महंगाई घट जाएगी। यानी बैंक रेट बढ़ने पर महंगाई बढ़ेगी और बैंक रेट घटने पर महंगाई घट जाएगी। समझ पा रहे हैं बात आप? चले आगे। आगे बोलता है रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बैंक रेट बढ़ेगा, अगर बैंक रेट बढ़ गया, ध्यान दीजिएगा, पिछला कॉन्सेप्ट अभी जो मैंने बोला मानवीय भूल हो गया। ध्यान दें, मैंने बोला बैंक रेट बढ़ने पर महंगाई बढ़ेगी, नहीं, बैंक रेट बढ़ने पर महंगाई घटेगी। क्यों? क्योंकि बैंक रेट जब बढ़ेगा तो लोग पैसा कम लेंगे ना, लोग पैसा कम लेंगे तो महंगाई घट जाएगी। और जब बैंक रेट घटेगा तो लोग पैसा ज्यादा लेंगे और महंगाई बढ़ जाएगी। क्लियर है? और जब पैसा ज्यादा आएगा तो रोजगार बढ़ेगा। क्लियर हो गया? तो रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वही प्रभाव, अगर बैंक रेट बढ़ा तो लोग पैसा नहीं लेंगे, लोग पैसा नहीं लेंगे तो लोगों को पास जब पैसा नहीं होगा तो रोजगार नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब बैंक रेट घटेगा तो लोग पैसा लेंगे, बैंक से काम करेंगे तो रोजगार बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो बैंक रेट अगर बढ़ा तो ऋणी को नुकसान होगा। बैंक रेट बढ़ा तो बाजार में तरलता कम होगी, क्योंकि बाजार में पैसा कम जाएगा। फिर बैंक रेट बढ़ा तो महंगाई कम होगी, क्योंकि बाजार में पैसा कम जाएगा। और बैंक रेट बढ़ा तो रोजगार में कमी होगी, क्योंकि बैंक में और बाजार में पैसा कम जा रहा है। तो ध्यान दें, बाजार में पैसा कम तो रोजगार कम, बाजार में पैसा कम तो महंगाई कम, बाजार में पैसा कम तो तरलता कम। समझ पा रहे हैं? और इसका उल्टा भी सही है, अगर ज्यादा तो रोजगार ज्यादा, महंगाई ज्यादा, तरलता ज्यादा। समझ पा रहे हैं? तो ये हो गया बैंक रेट पर। ऐसे ही आपको रेपो रेट पर होगा। रेपो रेट का भी जवाब सेम आएगा। रिवर्स रेपो रेट को समझना है, ये थोड़ा सा टफ है। समय बहुत हो गया है, हमको क्लास पर को यहीं रोकना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। इसको मैं अगली क्लास में आपको डिस्कस करूंगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें काफी समझ में आई होंगी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप पूरा YouTube खंगाल लेना, आपको कहीं पर भी इस तरीके से एक्सप्लिसिटली इलॉबरेट नहीं किया गया होगा, है ना। और मैं आपको पूरा ये पढ़ाऊंगा, मौद्रिक बाजार, पूंजी बाजार। इसको पढ़ने के लिए आवश्यक है कि आप इन शब्दों को पहले जान लें, इनका प्रभाव जान लें, और ये सब डायरेक्ट इम्तिहान में खुद पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और चाहेंगे कि आप शेयर करें, लोगों को बताएं क्लास के बारे में, और सब्सक्राइब भी करें। अगर हो सके तो कमेंट भी करें कि कैसा लगा आपको क्लास। थैंक यू।